दोस्तों, हम पहले अध्याय में देखते हैं जहां राजवीर सिंघानिया एक नंबर का खड़ूस और बदतमीज बिजनेसमैन था और एक तरफ मीरा जो बिल्कुल शांत और सहमी सी थी। वह उदास अपने कमरे में बैठी थी। तभी किसी ने उसके दरवाजे को नॉक किया। जब उसने खोला तो सामने जिसे देखा उसे देखकर उसके माथे पर पसीने आ गए। वह जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाही, लेकिन उसने धक्के मारकर दरवाज़ा खोल दिया। अब हम अगले अध्याय में देखते हैं। यहाँ इस तरह देखकर बहुत दुख हो रहा है भाभी। वह मीरा का देवर किशोर था। हमें तो लगा था कि आप कहीं मर मुराई गई होंगी, लेकिन आप मुझे यहाँ मिलेगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर, कैसी हैं आप? मीरा ने पूछा। तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ क्यों आए हो? कितनी भोली हैं आप। मुझे वही चाहिए जो 3 साल पहले चाहिए था। मुन्ना आपको बहुत याद करता है, मम्मा मम्मा करते रहता है। यह सुन मीरा की आंखें नम हो गई। कैसा है मेरा बच्चा? अब वो थोड़ा बड़ा हो गया होगा ना? कैसा दिखता है? अरे अरे अरे, अब तो भावुक हो गई। आपको इस तरह से दर्द में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप अपना हट छोड़ दिया होता तो आप अपने मुन्ने के साथ होते। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, जो काम तब नहीं हुआ वह अब होगा। किशोर मीरा के चेहरे पर गंदी नीयत से उंगलियां फेरने लगा। उसने किशोर को धक्का देते हुए कहा, तो मेरी भी सुन लो। मेरा फैसला जो तब था वह आज भी है। किशोर गुस्से से कहता है। रस्सी जल गई लेकिन बल अभी भी बाकी है। मैं सोच रहा हूँ कि मुन्ना को बोर्डिंग स्कूल भेज दो। यह सुन मीरा सिसकने लगी। नहीं, ऐसा मत करना। वह अभी बहुत छोटा है, वहाँ अकेले नहीं रह पाएगा। प्लीज़ ऐसा मत करना। अरे अरे भाभी, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी भाभी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन भाभी, आपको भी तो मेरे बारे में कुछ सोचना चाहिए। 2 दिन का समय देता हूँ, मैं यहीं रुक रहा हूँ। जो तुम्हें एड्रेस दे रहा हूँ उस एड्रेस पर पहुँच जाना। यदि कोई भी चालाकी किया और नहीं आई तो मैं तेरे बेटे को ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ उसे देखकर तेरी रूह कांप जाएगी। मात्र 2 दिन। 2 दिन बाद तुम नहीं आई तो मैं भी नहीं आऊँगा। हाँ, तुम्हारे मुन्ने की खबर जरूर आएगी। यह कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है। मीरा का हाथ पैर कांपने लगता है। वह थरथराने लगती है। पूरा शरीर उसकी मन और दिमाग के खिलाफ हो जाती है। वह जोर जोर से चीख कर रोने लगती है और रम्या को कॉल करती है। रम्या घबराते हुए राजवीर के पास जाती है। सर, मुझे आज के लिए छुट्टी चाहिए। क्या हुआ रम्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सर, मुझे प्लीज़ हाफ डे की छुट्टी दे दीजिए। मीरा को मेरी ज़रूरत है। क्या हुआ मीरा को? वो ठीक है ना? राजवीर ने पूछा। सर, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए मुझे जाने दीजिए प्लीज़ सर। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन प्लीज़ मुझे कॉल करके बताना कि वहाँ सब ठीक है। एक काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ ही हो चलता हूँ। नहीं सर, मैं आपको कॉल कर दूंगी। रम्या मीरा के रूम पर जाती है। क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? रम्या, वह किशोर आया था। किशोर? हाँ, मेरा देवर। उसने मुझे देख लिया कि मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे धमकी देकर गया है कि यदि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे मुन्ने को ऐसी जगह भेज देगा जहाँ उसे देखकर मेरी रूह कांप जाएगी। मैं क्या करूँ रम्या? इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। कम से कम मुझे यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। क्यों बचाया तूने मुझे? मर जाने दी होती। मीरा, कैसी बात कर रही है तू? मीरा, तू पहले उठ, खुद को संभाल, दिमाग को शांत रख, तभी हम कुछ सोच पाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता है। मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। मैं अपने मुन्ने के लिए कुछ भी करूँगी। पागल मत बन। वह तुझे धमका रहा है, तुझे डरा रहा है और तू डर रही है और कुछ नहीं है। अपने आप को देख मीरा, तूने खुद को इतना बेबस और लाचार बना लिया है कि कोई भी तेरा फ़ायदा उठा लेता है। मेरी बात मान, पहले काम हो जा, काम डाउन, फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। 3 साल हो गए रम्या, मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। इस उम्मीद के साथ कि कभी न कभी मैं उसे मिलूंगी, उससे कहूंगी कि मैं उसकी माँ हूँ, उसे अपने सीने से लगाकर जी भर के लिए प्यार कर लूँगी। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरी उम्मीद भी टूट रही है।
भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। बस एक मेरा बच्चा ही तो था, उसे यह भी नहीं देखा गया, उसने मुझसे वो भी छीन लिया। मीरा, इतना रोएगी तो कैसे चलेगा, तेरी ही तबीयत खराब हो जाएगी। बात मान, मुझे उम्मीद है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस किशोर के पास तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे शर्म आनी चाहिए। तू उसकी भाभी है, हमारे यहाँ भाभी को भाभी माँ कहते हैं, और वो अपनी ही भाभी पर गंदी नज़र रखता है। क्या करेंगे रम्या, मेरे पास तो ना इतने पैसे हैं, और सर ने तो मुझे छुट्टी भी दे रखा है, वो भी बिना वजह का। हर किसी को मुझसे ही दुश्मनी निकालनी है। मुझे समझ में नहीं आता कि सभी को मुझसे क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों हर कोई मुझसे खुनस खाया रहता है, और क्यों ना निकाले। भगवान ने ही जब मुझे इस हालत में डाल दिया तो हर कोई तो मेरा फ़ायदा ही उठाएगा ना। मेरी बात सुन मीरा, देख, मैं मानती हूँ कि राजवीर सर रूड है, खड़ूस है, लेकिन वह दिल के बहुत ही अच्छे हैं। तूने देखा नहीं, हमारे कदम में कदम मिलाकर उन्होंने काम किया है। कभी उन्होंने अपने बॉस होने का धौंस नहीं दिखाया। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने उनकी आंखों में अपने स्टाफ्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए प्यार और सम्मान देखा है। वो बुरे नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनमें और तुम में उलझन हो गई हो, लेकिन मैंने जहाँ तक उन्हें ऑब्जर्व किया है, वो बहुत ही भले आदमी हैं। एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मीरा ने उसे बहुत ही आश्चर्य भरी नज़रों से देखा। क्या क्या कहना चाहती है रम्या? देख, तेरे ससुराल वालों से लड़ने की हिम्मत हम में नहीं है। हिम्मत तो छोड़, औकात भी नहीं है। और वो वकील तुझसे ऐसे ही पैसे लेते रहेगा और तू उसे ऐसे पैसे देते रहेगी, लेकिन तेरा बेटा वो कभी वापस नहीं लाने वाला है। राजवीर सर, जो अभी उनका पोजीशन है, सारा इंडिया उन्हें जानता है। मेरी बात मान, तू उनसे बात करके देख। मुझे पक्का भरोसा है कि वह तेरी मदद जरूर करेंगे। रम्या, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं उनसे जाकर मदद मांगूंगी? तो सही है, तू किशोर के पास जाने के लिए रेडी है, लेकिन राजवीर सर से मदद मांग नहीं सकती है, क्योंकि तेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है ना। लेकिन वो किशोर के पास जाना तेरे आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं है। देख मीरा, कभी कभी हमारे पास ऐसे हालात बन जाते हैं कि हमें अपने दिल और दिमाग के खिलाफ जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अभी जब मैं उन्हें ये सारी बातें बताई कि मैं तेरे पास आ रही हूँ, तो उन्हें तेरी फिक्र हो गई। वह तो मेरे साथ भी आ रहे थे, मैंने उन्हें मना कर दिया। भला तू ही बता कि यदि उन्हें हम सबसे लगाव नहीं होती, तेरी चिंता नहीं होती, तो क्या तेरी फिक्र करते? देख, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मैं तेरी पैसों से थोड़ी बहुत मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी यार। तेरे ससुराल वालों से लड़ने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ राजवीर सर में ही है। अपना ईगो, अपना यह गुस्सा ठुक कर उनसे जाकर मदद मांग। किसी से मदद लेना बुरी बात नहीं है। तू सोच ले, फिर तू डिसीजन लेना। अपना ख्याल रखना। कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करना। मैं तुझे अकेला छोड़कर इसलिए जा रही हूँ ताकि तू शांति दिमाग से अपना डिसीजन ले सके। आंखें बंद करके उस भगवान से मदद मांगना कि जो तेरी मदद कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुझे राजवीर सर में ही तेरा भगवान दिखेगा। बाय यार। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन में अपने भगवान को याद कर रोने लगी। उसके दिमाग पर जो अंधेरा छाया हुआ था, अब वो अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा। तो उसने देखा कि सामने राजवीर है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और आंसुओं की धारा उसकी गुलाबी गालों को छूते हुए बहने लगी। वह अपने कमरे से निकल सड़क पर भीगते हुए जाने लगी, बिना अपनी मंजिल को जाने। उसे नहीं मालूम था कि उसे जाना कहाँ है, उसे क्या करना है, लेकिन कहते हैं कि आपका मन अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है, और अनचाहे उसके कदम राजवीर के बंगले की तरफ बढ़ने लगी। वह होश में नहीं थी। राजवीर के दरवाजे पर उसने दस्तक दिया। राजवीर सोचता है कि इस वक्त कौन हो सकता है। उसने घड़ी देखा तो रात के 10 बज रहे थे। क्या यह रोहित है? वह रोहित के सिवा किसी और की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। उसने दरवाज़ा खोला तो मीरा को अपने सामने देख हैरान रह जाता है। मीरा, तुम इतनी रात को बारिश में भीगते हुए? वह देखते ही परेशान हो जाता है। अंदर आओ। मीरा की जुबान खामोश थी। अगर ज़रूरी काम था तो कॉल कर सकती थी या कल का वेट कर सकती थी। राजवीर ने कहा, इस तरह से तुम्हें नहीं आना चाहिए था। राजवीर ने गौर किया कि मीरा की नज़रें झुकी हुई थी। वह चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। वह ठंड से काँप रही थी।
राजवीर जल्दी से एक मोटा कंबल लेकर उसे उठाया। मीरा का इतना अजीब व्यवहार राजवीर के मन में सवाल पैदा कर रहे थे। राजवीर ने 2 कप कॉफ़ी बनाई और वो मीरा को देते हुए उसके पास बैठ गया और बोला, कॉफ़ी पी लो, तुम्हें ठंड से राहत मिलेगी। रम्या ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या अब ठीक हो? मीरा एक टक से नीचे फर्श को देखे जा रही थी। उसे भी नहीं मालूम था कि वो यहाँ क्यों आई है। राजवीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर की हिचकिचाहट को दबाते हुए मीरा के हाथ को स्पर्श किया और बोला, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मुझे कहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। राजवीर का स्पर्श मीरा के मन को एक हिम्मत और उम्मीद से भर दिया। उसके दर्द को, उसके तकलीफ को कम कर दिया। उसकी खामोशी टूट गई और राजवीर के सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। किसी अपने का आभास हो रहा था उसे इस तरह से रोते देख राजवीर की आंखें भी नम हो गई। राजवीर चाहकर भी उसे अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा था। कॉफ़ी ठंडी हो गई और मीरा का मन भी शांत हो गया। राजवीर ने मीरा को खुद से अलग किया तो देखा कि वह नींद के आगोश में चली गई है। वह उसके मासूम चेहरे को थोड़ी देर तक निहारता रहा। आज उसके भी दिल को सुकून मिल रहा था। वह आज मुस्कुरा रहा था। शायद उसे भी याद नहीं कि आखिरी बार वो भी कब मुस्कुराया था। राजवीर अपनी मर्यादा जानता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब ना हो जाए उसकी भी उसे चिंता थी। उसने जल्दी से रूम हीटर ऑन किया और एक कंबल और उसे उठा दिया। कमरे के बाहर आकर सोफे पर सो गया। सुबह चिड़ियों की चहकने से राजवीर की नींद खुल गई। उसने सबसे पहले रोहित और रम्या को कॉल किया। मीरा भी जग चुकी थी। उसने कहा, गुड मॉर्निंग मीरा। मीरा की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। वह बोली, गुड मॉर्निंग सर। मीरा बहुत अनकंफर्ट हो रही थी और राजवीर से अपनी नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई होगी। आप भी क्या सोच रहे होंगे कि कैसी पागल लड़की हूँ मैं। बाप रे, मैंने तो इतना सोचा ही नहीं, लेकिन तुम कह रही हो तो सोचना पड़ेगा। राजवीर की ऐसी बातें सुन मीरा हंस देती है। उसे खुश देखकर राजवीर भी मुस्कुरा देता है। इधर होटल में संजना राजवीर को ढूंढती है और वह राजवीर से मिलने चली जाती है। रोहित और रम्या राजवीर के बंगले पर पहुंचते हैं। रम्या ने कहा, मीरा तो ठीक है ना, यह ले चेंज कर ले। राजवीर सर ने मुझे कॉल करके कपड़े लाने के लिए कहा था। सर तो बहुत ही शरीफ निकले, अपनी मर्यादा भी नहीं भूले और तुझे ठंड भी नहीं लगने दिया। मैंने कहा था ना मीरा, सच कहने का समय अब आ गया है। मीरा जल्दी से कपड़े चेंज कर बाहर हॉल में आ गई। रोहित ने कहा, राजवीर हम होटल जा रहे हैं। रोहित और रम्या होटल के लिए निकल जाते हैं। रम्या मीरा को इशारे से समझाकर चली जाती है। मीरा ने कहा, सर मुझे भी अब चलना चाहिए। राजवीर ने पूछा, तुम्हारी कल की कॉफ़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन अभी चाहो तो मेरे साथ पी सकती हो, फिर चली जाना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर कि आप मेरे लिए कॉफ़ी बना रहे हो। राजवीर कॉफ़ी के मग को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खास लोगों के लिए खास कॉफ़ी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा गई थी। दोनों की नज़रें धीमी जुबान में बहुत कुछ कह रही थी। दोनों फिर एक बार बहुत करीब थे और संजना उन्हें इतने पास देखकर तिलमिला गई। वह तालियां बजाते हुए अंदर दाखिल हुई। उसकी तालियों की आवाज़ से दोनों सहज हो गए। अरे वाह, यहाँ तो रासलीला चल रहा है। संजना ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजवीर ने पूछा। मुझे पहले ही लगा था कि लड़की बहुत चालाक है, अपनी सुंदरता की माया में तुम्हें जरूर फंसा लेगी। आखिर हो तो मर्द ही, तुम कब तक खुद को बचा कर रखते? राजवीर ने, मैंने पूछा यहाँ तुम क्या कर रही हो? संजना ने कहा, तुमसे मिलने आई थी। मुझसे? भला क्यों? वो भी अपने पति से छुपकर? जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। संजना को हमेशा यही लगा था कि राजवीर कभी उसके प्यार को भूल नहीं पाएगा, लेकिन राजवीर के मन में सच्चा प्रेम ने दस्तक दे दिया था। वह गुस्से से वहाँ से निकल गई। मीरा राजवीर से कुछ पूछना ठीक नहीं समझी, इसलिए वह चुप रही। वह अपनी मोबाइल ढूंढने लगी। राजवीर ने पूछा, क्या ढूंढ रही हो? सर मेरी मोबाइल कहाँ है? अरे मैंने चार्ज पर लगा दिया था, डिस्चार्ज था तुम्हारा मोबाइल। मीरा ने जल्दी से अपनी मोबाइल ऑन किया तो किशोर का कई मैसेज आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था, और एक दिन बेबी, आई एम वेटिंग फॉर यू। मीरा उदास होकर कुछ सोचने लगी। राजवीर ने पूछा, मीरा मैं नहीं जानता कि बात क्या है।
वह जो तुम्हें इतना परेशान करी है, लेकिन तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। मीरा ने कहा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ शायद आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा। मैंने यहाँ सभी से अपनी सच्चाई छुपाई है सर। मैं मिस मीरा नहीं, मिसेज मीरा हूँ। यह सुन राजवीर के होश उड़ गए। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लिया। क्या तुम शादीशुदा हो? सर, मैं जब 18 साल की थी तभी मेरी मुलाकात कबीर से हुई थी। तब उसकी उम्र 20 साल की थी। जवानी के जोश और प्यार में खोया हुआ होश दोनों बहुत खतरनाक होता है। हमने चुपके एक मंदिर में जाकर शादी कर लिया। कबीर मुझे अपने घर ले गए। मैं तो अनाथ थी, इसलिए परिवार की कीमत समझती थी। कबीर की फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, लेकिन कबीर की जिद के आगे उनकी एक ना चली और वे मान गए। मैं बहुत खुश थी। कबीर के साथ साथ एक भरा पूरा परिवार मुझे मिल गया था। सब कुछ एक सपने जैसा था। हमारी शादी के 2 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। यह सुन कबीर बहुत खुश हुए। हम दोनों में बहुत प्यार था। मेरे बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद ही कबीर का भयंकर एक्सीडेंट हो गया और मेरे सारे सपने टूट गए। मेरी दुनिया ही उजड़ गई। अपनी आंखों के सामने अपने कबीर की लाश को देख मैं होश में ना थी। उनके साथ मेरी सारी खुशियाँ चली गई। जब तक वो साथ में थे वो परिवार भी साथ में था, लेकिन उनके जाने के बाद सभी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। मुझे मनहूस कहते। मेरे 6 महीने के बच्चे को मुझसे छीनकर मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मैं बहुत गिड़गिड़ाई कि मेरा बच्चा तो मुझे दे दो। मेरा कलेजा मेरे बच्चे को रोते हुए देख फट जाता, लेकिन उन्हें मुझ पर रहम नहीं आई। तभी मेरे देवर ने मुझसे कहा, मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे खुश रखना होगा। यह सुन मैंने एक तमाचा खींच दिया। उसने मेरे बालों को पकड़कर घसीटते हुए मुझे गेट से बाहर निकाल दिया। मेरे छोटे से बच्चे को मेरे सीने से छीनकर अलग कर दिया गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, ना कबीर और ना मेरा बच्चा। मैं तो मर जाना चाहती थी, लेकिन रम्या ने मुझे बचा लिया। उसने मुझे समझाया, मीरा तुझे अपने बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। जिंदगी रहेगी तो तुझे तेरे बच्चे से मिलने की उम्मीद रहेगी। अपनी पुरानी पहचान मिटाकर एक नई पहचान के साथ नई शुरुआत करना होगा। फिर वह मुझे यहाँ लेकर आ गई। मैंने एक वकील से बात की तो उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन अब तक वो सिर्फ मुझसे पैसे लेते आया है। लेकिन वह किशोर मालूम नहीं कैसे मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचाया है, और वो मुझे धमकी देकर गया है कि यदि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरे बच्चे को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर देगा। मीरा ने राजवीर की हथेलियों को अपने हाथों से पकड़ के रोते हुए कहा, प्लीज़ सर, मेरी मदद कीजिए। मैं जीवन भर आपके एहसान नहीं भूलूंगी। यह सुन राजवीर ने कहा, शांत हो जाओ, बैठो। मालूम है मीरा, आज मुझे अपनी ज़िंदगी का नया मकसद मिल गया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिला नहीं देता, मैं भी चैन से नहीं बैठूँगा। मैं हमेशा सोचता था कि ज़िंदगी ने मुझे बहुत गम दिए, लेकिन तुम्हारे दुख के आगे मेरा गम कुछ भी नहीं है। मैं संजना से बहुत प्यार करता था। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मेरे पापा, मेरी दीदी, दादू सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ की कमी हमेशा रही। तभी मेरी ज़िंदगी में संजना आई। लंबा रिलेशन के बाद हमने शादी करने का फैसला किया, लेकिन उसके पापा ने मेरे आगे एक शर्त रखी। मीरा ने पूछा, कैसी शर्त? वो चाहते थे कि मेरी माँ के नाम का जो ज़मीन दिल्ली में है वह 5 एकड़ की ज़मीन है। वह मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं उन्हें दे दूँ। संजना के पापा ने कहा, यदि तुम्हें मेरी बेटी से बहुत प्यार है और इससे शादी करना चाहते तो वो ज़मीन तुम्हें मेरी बेटी के नाम करना होगा। मैंने उनसे कहा, अंकल, दहेज देना और दहेज लेना दोनों कानूनी अपराध है। संजना से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके नाम पर अपना काम निकालें। मेरे डैड ने कहा, राजवीर, हम बात कर रहे हैं ना, तुम चुप रहो। शादी के बाद सब कुछ संजना का ही तो होने वाला है, फिर ऐसी शर्त रखने का क्या मतलब है? संजना के पापा ने कहा, आपका बेटा आवारा है, मुझे मेरी बेटी की सिक्योरिटी की बस चिंता है, और ऐसे भी आपकी बेटी और दामाद भी आपके साथ आपके घर में ही रहते हैं।
इसलिए जब तक आप मेरी शर्त नहीं मान जाते यह शादी नहीं होगी। राजवीर गुस्से में कहा, बस हमें शरीफ समझने की कोशिश मत कीजिए। एक बात समझ में नहीं आता कि वह ज़मीन मेरा इमोशन है और यह बात आप समझते क्यों नहीं हैं। आप ज़मीन के बदले अपनी बेटी के प्यार का सौदा कर रहे हो। कब से आपका लिहाज कर रहा हूँ, निकलो मेरे घर से अभी के अभी। राजवीर, संजना गुस्से में उस पर चिल्ला उठी, तुम मेरे पापा की बेइज्जती कर रहे हो। अच्छा, कब से तुम्हारे पापा बकवास किए जा रहे हैं और तुम चुपचाप सुन रही थी। वह बोली, यह बड़ों का मामला है, उन्हें समझने दो। नहीं, यह हमारे प्यार का मामला है, इसलिए फैसले हम करेंगे। तुम्हारे पापा का लालच क्या हमारे प्यार पर भारी है? तुम जानती हो कि वो ज़मीन मेरे लिए क्या है। संजना ने कहा, यहाँ से चलिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संजना के जाने के बाद उसने मुझसे अपना सारा रिश्ता तोड़ लिया। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वह नहीं मानी। उसने अपने पापा के पसंद के लड़के से शादी कर ली। जानती हो मीरा, मुझे संजना का फैसला आज तक समझ नहीं आया। उसने सिर्फ एक ज़मीन के लिए मेरा प्यार ठुकरा दिया। मैं उसके शादी के दिन भी गया था अपने प्यार का भीख मांगने। कहा कि मेरा हाथ थामो और मेरे साथ चलो, लेकिन जानती हो उसने क्या कहा? यही कि जो मेरे पापा की इज्जत नहीं कर सकता वह मेरा क्या इज्जत करेगा। फिर सब कुछ छोड़ यहाँ चला आया अपनी अलग और एक नई पहचान बनाने के लिए। मीरा ने कहा, आपने जो किया वो सही था सर। यह सुन राजवीर मीरा की आंखों में देखने लगता है। यह बात आज तक उसे किसी ने नहीं कहा था। दो दिल, दो गम, आज गमों का समझौता हुआ है। कुछ गम तेरा कम हुआ और कुछ गम मेरा। मीरा ने कहा, मुझे अब चलना चाहिए सर। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मीरा अचानक कहती है, हम होटल चले? राजवीर बोला, तुम्हारा लीव है ना? नहीं, अब लीव पूरा हो गया, अब काम करना है सर। एक शर्त पर। यही कि तुम मुझे सर नहीं राजवीर कहोगी। यह दोनों होटल पहुंचते हैं। संजना दोनों को एक साथ देख जल भुन जाती है। राजवीर को मीरा के साथ इतना खुश देख उसे बहुत तकलीफ होती है। राजवीर रोहित को सारा सच बताता है और इंदौर जाने के लिए कहता है। रोहित ने पूछा, और उस किशोर का क्या करे? उसने मीरा के साथ जो बदसलूकी किया है ना, उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें मीरा के बच्चे को कैसे लाना है यह सोचना है। तुम्हारा वकील से बात हुआ? क्या सुझाव दिया? रोहित ने कहा, केस मीरा के पक्ष में ज़्यादा मजबूत है, बच्चा आसानी से मिल जाएगा, बस एक बार कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। राजवीर ने कहा, रोहित, मीरा ने बहुत कुछ झेला और सहा है। कोर्ट में फैसला गया तो लंबा समय लग जाएगा, तो फिर कर भी क्या सकते हैं? राजवीर ने रोहित से कहा, उसके ससुराल वालों को बिग मनी का ऑफर करो। पैसों के लालच में अच्छा से अच्छा आदमी बिक जाता है। और उस किशोर को पकड़ो, वही मीरा के बच्चों को हमें वापस दिलाने में मदद करेगा। रोहित, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना हो, उस किशोर को अपने जाल में फंसाओ। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देता हूँ। उसके बाद हम सीधे इंदौर के लिए निकलेंगे। रोहित ने कहा, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। तभी उसके केबिन में संजना आती है। संजना को देख वहाँ से रोहित चला जाता है। राजवीर पूछता है, तुम यहाँ? कुछ काम था? संजना ने कहा, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आई होप कि तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे। हाँ पूछो। तुम्हारा और उस लड़की के बीच में क्या चल रहा है? किसका? वह लड़की का नाम मीरा है, सो यू कैन कॉल हर मीरा। तो ठीक है, बता दो चल क्या रहा है। राजवीर कहता है, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें इन सब से क्या मतलब है। तुम क्यों जानना चाहती हो कि वो मेरी कौन है और मैं उसका कौन लगता हूँ? हमारी ज़िंदगी से दूर रहो। संजना, मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कैसे नहीं है? मैं जानती हूँ कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। प्यार करता था। हमारा एक पास्ट था, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। संजना, अपने आज पर फोकस करो। तुम्हारा हस्बैंड इसी होटल में तुम्हारे साथ स्टे कर रहा है और तुम बार बार मुझसे मिलने की बहाने ढूंढते रहती हो। देखो संजना, मैं अब तक तुम्हारा रिस्पेक्ट करते आया हूँ, इस वजह से कि कभी हमारा एक रिश्ता था। उस रिश्ते के मान के लिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ।
लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड को सारा सच बताना होगा ताकि वो तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाए। हाँ तो बता दो। मैं भी उसे सारा सच बताना चाहती हूँ कि मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करती हूँ और अब तक करते आ रही हूँ। मैंने गुस्से में शादी तो कर लिया, पर शादी के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ राजवीर। मैं तुम्हें नहीं भूल पाई हूँ। तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ आई थी अपने हनीमून का बहाना लेकर, लेकिन तुम्हें उसके साथ देखकर मुझे तकलीफ़ होती है, जलन होती है। प्लीज़ मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। प्लीज़ हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सब जानने के बाद हमारे रास्ते से वो खुद ही हट जाएंगे। तुम्हारी ऐसी घटिया बातें सुनकर मुझे अपनी गलती रियलाइज़ होती है संजना, कि मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं पाया। तुम कितनी सेल्फिश हो, हमेशा अपनी मतलब का सोचती हो। जब तुम मेरे साथ थी तो तुम्हें कुछ और चाहिए था, और आज अपने पति के साथ हो तो तुम्हें मैं चाहिए। लेकिन सॉरी, यह सच है कि मैं तुमसे टूट के प्यार किया। तुम्हारे साथ बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं। उन खूबसूरत रिश्तों को अपने दिल में मैंने संजोए रखा है, लेकिन यह उतना ही सच है कि मैं तुम्हें कब का भूल चुका हूँ। तुम मेरे लिए अब कुछ भी नहीं हो, यहाँ एक गेस्ट की तरह हो। संजना ने पूछा, क्या तुम उस मीरा से प्यार करते हो? देखो संजना, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें ज़रूरी देना नहीं समझता। जिसे देना होगा मैं उसे दे दूंगा। यह कहकर राजवीर वहाँ से निकल जाता है। इधर रोहित अपना काम कर दिया होता है। वह किशोर को अपनी बातों में उलझा देता है, उसे बड़ा अमाउंट ऑफर करता है, जिसकी वजह से किशोर लालच में आ जाता है और वह मीरा के बच्चे को वापस करने में मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। तीनों इंदौर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उसके ससुराल में राजवीर उसके परिवार से कहता है, हम चाहे तो केस कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि फैसला मीरा के ही पक्ष में होगा। लेकिन मैं इस केस को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मीरा को और तकलीफ़ और दुख नहीं देना चाहता हूँ। फिर आपके बेटे किशोर ने जो उसके साथ किया है, उसके बाद क्या होगा आप ये सोच ही सकते हैं। इसलिए यह अमाउंट पकड़ो और मीरा के बच्चे को हमारे हवाले करो और इस कागज़ पर साइन कर दो। क्या है इस कागज़ में? मीरा के ससुर ने पूछा। रोहित ने कहा, इसमें यही लिखा है कि आप लोग आगे से इस बच्चे पर कोई क्लेम नहीं करेंगे और मीरा और उसके बच्चे को किसी तरह से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एब्यूज़ नहीं करेंगे और दोनों से दूर रहेंगे, और आपको इन सब के बदले में आपको यह बड़ा अमाउंट दिया जा रहा है। मीरा की सास ने कहा, हमें पैसों की लालच मत दो। हम अपने पोते को कहीं नहीं जाने देंगे। यह हमारा कलेजे का टुकड़ा है। अपना पैसा उठाओ और यहाँ से चले जाओ। सोच लीजिए, क्योंकि अगर कोर्ट में केस चला तो बहू के ऊपर टॉर्चर का भी आरोप लगेगा। बहू को धक्के मारकर अपने घर से निकालने का भी आरोप लगेगा। माँ को उसके बच्चे से ना मिलने देने का, उसके बच्चे से उसको कई सालों से दूर रखने का भी आरोप लगेगा। और फिर सबसे बड़ा पाप जो आपका बेटा ने किया है। क्यों किशोर, तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम्हारा अपने भाभी पर कैसा नज़र था? और हमारे पास तो किशोर के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत है जो किशोर ने भी कभी सोचा नहीं था। इसने कई लड़कियों का जिंदगी अपने प्यार के झांसे में लेकर बर्बाद कर दिया है। इसलिए हम यहाँ आपको बड़े प्यार से समझाने आए हैं आंटी जी, क्योंकि तमाशा ना हम चाहते हैं और ना हमें करने आता है। आपके पास 5 मिनट है, सोच समझकर अपना फैसला बताइए। किशोर ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह जो कह रहे हैं हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। बहुत बड़े लोग हैं और सच से हम भी अनजान नहीं हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उस मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब वो अकेली थी इसलिए वो कमज़ोर थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। और सोचो माँ, इतना सारा पैसा हमारा आने वाला ज़िंदगी बदल देगा। मीरा के ससुराल वाले बहुत लालची थे। वह इतने सारे पैसे देखकर राजवीर की बात मान जाते हैं। राजवीर मीरा के बच्चे से कहता है, आपको अपनी माँ से मिलना है? उसका बच्चा हाँ में सिर हिलाता है। चलिए, आपकी मम्मा आपका वेट कर रही है। मीरा जब अपने बच्चे को देखती है और उससे मिलती है तो उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगते हैं। वह अपने बच्चे को कलेजे से लगाकर फुट फुट कर रोने लगती है। उसका इस तरह से रोना देखकर राजवीर इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं बहुत खुशी था कि आज उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे नेक काम किया है।
एक माँ को उसके बच्चे से मिला दिया। मीरा राजवीर के पास आकर कहती है, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि आपने मेरे लिए क्या किया है सर। आप मेरे लिए भगवान हैं। नहीं तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि मुझे मेरा बच्चा कभी भी मिल पाएगा। मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूँगी, क्योंकि थैंक यू बोलकर मैं आपका एहसान को कम नहीं करना चाहती हूँ। राजवीर कहता है, मैंने कोई एहसान नहीं किया है मीरा। मैंने तो वही किया जो एक इंसान को दूसरे के लिए करना चाहिए। और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है। यह सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, यह सब मैंने अपनी खुशी के लिए किया है, अपने लिए किया है, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ़ और दर्द में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ मीरा। मुझे नहीं मालूम कि कब हुआ, कैसे हुआ, पर बस हो गया। मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। आई लव यू मीरा, आई लव यू सो मच। यह सुन मीरा असहज महसूस करने लगी और तभी तेज़ बारिश भी होने लगती है। राजवीर उसकी हाथ को पकड़ के शेड में ले जाना चाह रहा था, लेकिन मीरा उसके हाथ से अपने हाथ को झटके से छुड़ा लेती है। अब मैं समझी कि यह सारे एहसान मुझ पर क्यों किया गया था, कि आप अपने प्यार का इजहार करें तो मैं इस एहसान के बदले दबकर आपको हाँ कर दूं। यह सुन राजवीर को शौक लग गया। नहीं मीरा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं सोच रही हूँ सर। थैंक यू, आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर, लेकिन मैं आपकी फितरत से अनजान नहीं हूँ। मैं संजना नहीं हूँ सर, मैं मीरा हूँ, और मेरा यह फैसला है कि आप मेरी ज़िंदगी से दूर रहे, बहुत दूर। राजवीर की आंखें नम हो गई थी मीरा का जवाब सुनकर। भले बारिश ने उन्हें भिंगा दिया हो, लेकिन उनका मन को उनके आंसुओं ने भिंगा दिया। मीरा चुपचाप वहाँ से निकल गई और राजवीर खड़े होते हुए उसे जाते हुए देख रहा था। जब ये सारी बातें रम्या और रोहित को पता चली तो रम्या मीरा से मिलने उसके रूम पर गई, जहाँ मीरा शहर छोड़ने की प्लानिंग कर रही थी। कहाँ जा रही है तू, यह शहर छोड़कर? हाँ रम्या, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। बचा नहीं है या तूने बचाया नहीं? कहना क्या चाहती है रम्या? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तुझसे क्या कहना चाहती हूँ। आखिर क्यों मीरा? राजवीर सर की गलती यह है कि वो तुमसे प्यार करते हैं। अरे कौन करता है किसी के लिए इतना? उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें किसने कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं इसलिए यह सब उन्होंने तुम्हारे लिए किया है? अगर वो तुमसे प्यार नहीं भी करते न मीरा, फिर भी वो तुम्हारे बच्चे को तुमसे ज़रूर मिलाते, क्योंकि राजवीर सर ऐसे ही हैं। उनका दिल बहुत ही अच्छा है। होटल के और भी सारे स्टाफ्स की प्रॉब्लम सभी राजवीर सर सॉल्व करते हैं। इन दिनों में तुम उन्हें नहीं समझ पाई, लेकिन मैं जान गई हूँ कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और ऐसे अच्छे इंसान का दिल तोड़ना पाप है मीरा। जिंदगी तुम्हें एक बार फिर मौका दे रही है, क्यों भाग रही है? बार बार जिंदगी किसी को मौका नहीं देती है। बात मान मीरा, अपने दिल की बात को सुन। मुझे लगा था कि कहीं न कहीं तुम भी राजवीर सर को पसंद करने लगी है। मीरा ने कहा, हाँ मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ रम्या। पसंद ही नहीं, बहुत प्यार भी करती हूँ, उनका सम्मान भी करती हूँ, उनकी फीलिंग को समझती भी हूँ। फिर क्या मजबूरी है कि तूने अपनी फीलिंग उन्हें नहीं बताई? क्योंकि एक ऐसा सच है जो अगर वह जान गए तो कभी मुझे नहीं अपना पाएंगे, वह मुझसे नफरत करने लगेंगे। कहना क्या चाहती है मीरा? रम्या, यह उन दिनों की बात है जब मैं अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयों से लड़ रही थी। मेरे वकील ने मुझसे 50,000 मांगा था। मैं खुद से तंग आकर ऐसे ही रास्ते पर बेबस और लाचार भटक रही थी। एक मुझे कॉल आया। उसने कहा कि किसी के साथ एक रात स्पेंड करना है और उसके बदले में तुम जितना पैसा चाहोगी वह तुम्हें देगा। मुझे वकील को पैसा देना था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं उसकी बातों में आ गई और अपनी होश खो बैठी, और मैं उस दिन उस बंगले पर चली गई। लेकिन शुक्र है कि उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, और तब तक मैं भी होश में आ गई थी कि मैं क्या करने वाली थी, और मैं वहाँ से जल्दी से भाग निकली। जानती हो, वह शख्स और कोई नहीं राजवीर सर थे। उन्हें यह सब मालूम होगा तो क्या लगता है रम्या, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं एक वैसी लड़की हूँ? क्या कोई मेरी बात पर यकीन करेगा? कोई मानेगा? उन्हें तो ऐसा ही लगेगा ना कि मैं इस तरह का काम करती हूँ। कैसे उन्हें बताऊँ यह सच? मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उस दिन के बाद मैं अपनी नज़रों से गिर गई थी। अगर उस रात कुछ भी मेरे साथ गलत हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। इसलिए मैं उनसे दूर जा रही हूँ। और एक और वजह है, 4 दिन पहले मुझसे संजना मिलने आई थी और उसने मुझसे कहा कि ज़्यादा सपने मत देखो,
राजवीर तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ बिस्तर का खिलौना समझता है। उसके दिल में आज भी वही है और हमेशा रहेगी। और राजवीर का परिवार मुझे कभी नहीं अपनाएगा, मेरे बच्चे को नहीं अपनाएगा। उसने कहा कि जब किसी की पत्नी मर जाती है तो मर्द दूसरी शादी करके लाता है, तो क्या वो सौतेली माँ उसके बच्चे को अपना लेती है? क्या उसे अपने बच्चे की तरह प्रेम कर लेती है? तो तुम यह कैसे सोच रहे हो कि सौतेला बाप तुम्हारे बच्चे को प्रेम कर पाएगा? लेकिन मुझे इन सारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने राजवीर सर की आंखों में देखा है मेरे बच्चे को वो अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते हैं। और फिर उनके घर वालों को ये सारी बातें पता चलेगी तो क्या वो मुझे अपनाएंगे? मैं थक चुकी हूँ रम्या, अब और ज़िंदगी में लड़ाई करने की हिम्मत मुझ में नहीं बची है, इसलिए मैं इन सब से दूर चली जाना चाहती हूँ। अपने बच्चे के साथ शांति और सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मीरा अपने बच्चे को लेकर निकल जाती है, लेकिन रम्या सोच लेती है, नहीं मीरा, तुम्हारी और सर की कहानी की एंडिंग यह नहीं होना चाहिए। मैं राजवीर सर को सारा सच बताऊंगी। वह राजवीर को सारा सच बताती है। राजवीर मीरा को रोकने के लिए निकल जाता है। वह मीरा को रोकते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ मीरा। मैं तो उस रात का शुक्रगुजार हूँ कि वह रात मेरी ज़िंदगी में आई। तब मुझे नहीं पता था कि वो लड़की तुम हो, लेकिन जब यह सच मुझे मालूम हुआ कि तुम वह लड़की है तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई है। तुमने मुझे मेरा मंजिल पाने का राह दिखाया। तुमने मुझे मेरा अकेलापन से लड़ना सिखाया। वह रात अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो शायद कभी राजवीर सिंघानिया नहीं बन पाता। शायद राजवीर अपने ही अकेलेपन में कहीं खो जाता। मीरा ने पूछा, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया सर? राजवीर उसके हाथों में लिखा हुआ कोट्स दिखाते हुए कहता है, यह तुमने ही लिखा था ना मीरा। यह 2 शब्द मेरी ज़िंदगी बदल दी। यह 2 शब्द मुझ में बहुत ताकत और हिम्मत भर दिया जो कभी किसी और ने नहीं कर पाया। यह 2 शब्द ने हमें मिलाया है। यह हमारा किस्मत था। और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझे अपना सच बताती तो मैं तुम पर भरोसा नहीं करता? तुम कुछ ना भी कहती तब भी मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैं अपना मीरा को जानता हूँ। समझता हूँ कि मेरी मीरा कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, ना ही खुद के साथ कभी गलत कर सकती है। मैं आज भी अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह सुन मीरा बोलती है, आपने मेरा लिखा हुआ 2 शब्द ऐसे संभाल के रखा है कि जैसे कोई अपने दिल को। मैं आज समझी कि आपका प्यार कितना महान है। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं सर, और मैं इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ कि यह सब जानने के बाद भी मैं आपको इनकार कर सकूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर, बहुत ही प्यार करती हूँ। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के तूफान से भाग रही थी, क्योंकि मैं यह सोच रही थी कि अब मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। लेकिन अब चाहे जो भी हो, अब जैसा भी तूफान आए, मैं आपके साथ मिलकर लड़ लूँगी। मैं अपनी खुशियाँ फिर से ढूंढ लूँगी आपके साथ। आई लव यू सर, वह राजवीर के गले लगकर कहती है। थैंक यू मुझे इतना समझने के लिए। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इस बार बारिश उनके तन मन सभी को भिंगा देती है। खुशियों की बारिश उन पर बरस जाती है। यह देखकर रोहित और रम्या बहुत खुश होते हैं और इस बार वह दोनों की नज़रें एक नई कहानी के लिए टकरा जाती है। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।